भिलाई के भूमियार को सेवा जोहार करते हुए मैं प्रणाम करता हूं। जिम्मेदारी न्याय को सेवा जोहार और सांस्कृतिक और वैचारिक उर्वर भूमि भिलाई के जितने भी हमारे सुधीजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे सगजन जो बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा सेवा जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी मंडल भिलाई की ओर से आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय जी.आर. राणा जी, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग बैठे हुए हैं। आपका विशेष आतिथ्य हम सबको प्राप्त हो रहा है और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय गीतालाल मंडावी जी, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, आदरणीय नमिता ठाकुर जी, भोज ध्रुवे जी और हमारे सहायक महाप्रबंधक श्यामलाल भैया जी, ठाकुर साहब और सेवानिवृत्त हमारे कमिश्नर जी.आर. चुरेन साहब और जितने भी हमारे युवा साथी हैं जिनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हो पा रहा है, आप सबको सेवा जोहार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों को मेरा प्रणाम और जो भाई हमारे फोटो खींच रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम, क्योंकि फोटो नहीं खींचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आज सब लोग फोटो खिंचाने वाले लोग हैं और सबका फोटो दिखना चाहिए फेसबुक में, व्हाट्सएप में। भले विश्व आदिवासी दिवस में क्या वैचारिक मंथन हुआ इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन नाचते हुए सेल्फी आना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए मैं फोटो वाले भाई से कहना चाह रहा हूं, मेरा भी ठीक ठाक फोटो खींच दो यार। बस्तर से आया हूं यहां तो कम से कम भिलाई के कैमरे में चमकना चाहिए। साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि यदि मैं इतने दूर से चलकर आया हूं यहां पर तो दो शब्द मेरा भी सुन लीजिए, क्योंकि 11 बजे से आप सब लोग नाच रहे हैं और विश्व आदिवासी दिवस के दिन सिर्फ नाचना ही काफी नहीं है, कुछ वैचारिक मंथन होना चाहिए, कुछ चिंतन होना चाहिए। अभी साहब बोले थे, धर्मेंद्र साहब, कि 50 साल हो गए हमने क्या किया। यह मूल्यांकन होना चाहिए कि वास्तव में ऐसे आयोजनों में हमने क्या पाया और क्या खोया। जब तक हम इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे तो ऐसे आयोजनों का लाखों रुपए खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। मैं डीपीएस चौक में बैठा था अभी, तो हलवा बढ़ रहा था, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन हम इतना खर्च कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा यदि हम सिर्फ नाच के गए यहां से? तो हम वक्तव्य यदि नहीं सुन पा रहे हैं, वक्तव्य सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो ऐसे आयोजनों का कोई मतलब नहीं होगा। हम तो शादी में भी डीजे में नाच रहे हैं ना, तो शादी और ऐसे वैचारिक मंचों का औचित्य क्या होगा, इस बात को हमारे युवा साथियों को समझने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हो रहा है, वो तो अपना काम करके निकल जाएंगे, लेकिन आने वाला समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता के साथ ऐसे आयोजनों में सहभागिता निभानी चाहिए। एक बार फिर से आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और चूंकि आप सबने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब सांस्कृतिक और हमारे पारंपरिक ज्ञान की बात होती है तो ऐसे समय में आदिवासियों के ऊपर बहुत निष्पक्ष होकर के चर्चा करने की आवश्यकता है कि वास्तव में यदि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा कोई दिवस निर्धारित किया है तो उसका महत्व क्या होना चाहिए और क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं तो दूसरे लोगों को कैसे समझाएंगे। अभी हमने एक कहा ना, धर्मेंद्र साहब ने अपना दुख व्यक्त किया कि इतने बड़े भिलाई में जिसमें हमारा भूमियार है, उसमें हमारे लिए थोड़ा बहुत भी जमीन नहीं है, एक छोटा सा मंच नहीं है। क्यों रहेगा भाई? मालिक को कोई जमीन देने की हिम्मत कर पाएगा क्या? आपने लिखा ना, रियल ओनर ऑफ इंडिया आदिवासी। जब आप यहाँ के मालिक हैं तो मालिक को कौन भूमि देगा? आपने तो गलत व्यवस्था बना दिया इधर। हमने कहा कि रियल ओनर ऑफ इंडिया, अरे तो मालिक को कोई जमीन देने की हिम्मत करेगा क्या? कुछ बातों को समझना है। जैसे एक नारा हम लगाते हैं कि छत्तीसगढ़िया, आगे नहीं बोले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ठग फुसारी वाला काम है कि सब लोग बोले कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और सबले बढ़िया बोल बोल करके यहाँ के जंगल और जमीन को हम लोग लूटें और ये लोग बढ़िया बढ़िया में मस्त रहें। ये नारा है, इन नारों को भी समझना पड़ेगा भाई कि आखिर ये नारा दिया कौन? क्या हमने दिया? हमने नहीं दिया। हम तो हमेशा से बोल रहे हैं कि यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो मूलवासी लोग हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, तो हम बढ़िया कैसे बोल देंगे? कैसे बोल देंगे हम बढ़िया? जब हमारे लिए अच्छी व्यवस्था हो, हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, तब तो हम बढ़िया है ना।
तो ऐसे नारों को भी हमको समझना चाहिए और रियल ओनर ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए। आपको कौन देगा जमीन, हिम्मत नहीं कर पाएंगे कोई। साथियों, ये जो दिवस है हमारे पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने का भी ज्ञान है। और हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासियों के पास इतना ज्ञान है, अकूत भंडार है, उसको सिर्फ जानने की जरूरत है। और हमारा जो भी ज्ञान है वो श्रुति है, लिखित कुछ भी नहीं है। क्योंकि आदिवासी जो लोग हैं ना वो असाध लोग हैं, लिखने पढ़ने में ना बहुत कमजोर लोग हैं। क्यों राणा साहब, सही बोल रहा हूं मैं? असाध लोग हैं, लिखने पढ़ने में बहुत पीछे हैं। ये हमारा मंच है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। मेरा जो दुख है उस बात को मैं व्यक्त कर पा रहा हूं। हमने उन ज्ञान को नहीं लिखा, श्रुति श्रुति बोल के बस सुनते सुनते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो बूढ़ा आदमी है अपने ज्ञान को अपने बेटों को नहीं बताता, कभी नहीं बताए, तो एक कब बताएंगे हम? हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है वो कब संरक्षित रहेगा? हमारा जो गीत है उसको हम कभी गाए नहीं। ये गीत जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गोंडी में गीत है, पुरुषा नांदो कर सारो बाबू, ए नींदो नांदो कर सारो। जो गोंडी समझने वाले हमारे साथी हैं वो समझेंगे, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो गीतों में है। यदि हम गीत को नहीं समझेंगे तो उस ज्ञान को पकड़ नहीं पाएंगे। और गीतों को समझने के लिए भाषा को पकड़ना पड़ेगा। जब हमारे पास भाषा रहेगा तब हमारी संस्कृति बचेगी। संस्कृति ऐसी बचने वाली नहीं है, हम कलगी लगा दिए, पगड़ी बांध दिए और धोती पहन लिए तो कोई संस्कृति बचने वाली है क्या? नहीं। हमारे जो पुरखों का ज्ञान है उस ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा, तब हमारा संस्कृति बचेगा। और उस ज्ञान को लेने के लिए भाषा को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई कुड़ुक नहीं जानते होंगे, कोई गोंडी नहीं जानते होंगे, कोई हलबी नहीं जानते होंगे। तो अपनी भाषा को जब तक नहीं जानेंगे तो उस भाषा में छिपा वाला जो रहस्य है उसको हम जान कैसे पाएंगे? इसलिए भाषा को समझना बहुत जरूरी है, हमारा संस्कृति बचेगा। साथियों, जब हम इस भाषा को समझेंगे तो प्रकृति के साथ जो हमारा सम्यक संबंध है उसको हम समझ पाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि सुनामी तूफान आया था, सब लोग जानते हैं, हजारों लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन एक भी आदिवासी उसमें प्रभावित नहीं हुआ था। यह हमारे प्रकृति के साथ ज्ञान और सम्यक संबंध का प्रमाण है। अंडमान निकोबार का एक भी आदिवासी हताहत नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पास पुरखों से प्राप्त ज्ञान था। पक्षियों के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसको देख करके उन्होंने समझा कि समुद्र में कुछ हलचल होने वाला है, वो सुरक्षित स्थानों में चले गए। इस ज्ञान को हमको ग्रहण करने को सकता है और इसके लिए भाषा को जानना बहुत जरूरी है, पंछियों के व्यवहार को जानना जरूरी है, प्रकृति के बदलते हुए जो स्वभाव है उसको जानने की जरूरत है। और जब तक हम इनको नहीं जानेंगे तो हम आदिवासियत को जिंदा नहीं रख पाएंगे। इसलिए प्रकृति के करीब जाइए, उसके व्यवहार को जानिए, उस भाषा को समझिए, तब हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि जब एक बैठक हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है सामाजिक और आर्थिक परिषद, और उस सामाजिक आर्थिक परिषद में कहा गया 1982 में, आज की बात नहीं है, उस समय कहा गया कि यदि इस दुनिया को बचाना है तो आदिवासियों की जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। यह बड़ी बात कह दी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। क्या हम खुद आदिवासी होकर के अपने जीवन शैली को अपना पा रहे हैं क्या? नहीं। जिस दिन हम और आप आदिवासियों की जीवन शैली को समझेंगे और अपनाएंगे, इस दुनिया को बचा पाएंगे। आप सबको पता होगा 30 जुलाई 2024 केरल के वयनाड में भारी बारिश हुई और बहुत ज्यादा जन धन की हानि हुई। और ऐसे भीषण बारिश में भी जो आदिवासी बच्चे हैं 12 दिन तक जंगल में रहकर जिंदा बच गए। ये बड़ी बात है, और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उन बच्चों को प्रकृति का ज्ञान था कि किस कांदा को खाना है और किसको नहीं खाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम सबको समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति हमको सारा चीज दे दिया, लेकिन क्या हम प्रकृति को समझ पाए? नहीं। लाखों वृक्ष आज काटे जा रहे हैं। इस बात पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं। और हम लोग एक पेड़ मां के नाम पर लगा रहे हैं, किसके लिए काट रहे हैं? और आदिवासी ठेका लिया है क्या उस जंगल का, पेड़ लगाने का, उन पक्षियों को बचाने का? बाकी लोग सिर्फ सांस लेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के लोग कोरोना के समय नहीं मरे। कौन लोग मरे? जिनके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं था। हमारे पास बहुत ऑक्सीजन था, बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में चाहे जो भी लोग वहां पर रहे उनको ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। तो इस प्रकृति को समझना पड़ेगा, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, पेड़ लगा देने से नहीं होगा।
उसको बड़ा होने तक उसकी देखभाल की आवश्यकता है, तब कहीं हम प्रकृति के सम्यक जीवन जी पाएंगे। साथियों, कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं ना? आदिवासी जीवन शैली इसलिए अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि आदिवासी जो लोग हैं वो जीव जंतु पेड़ पौधों को अपना टोटम चिन्ह मानते हैं और टोटम चिन्ह को कभी वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अघोषित रूप से हम प्रकृति का हजारों साल से रक्षा कर रहे हैं, इस बात को भी समझना चाहिए। इसलिए अपने आप में गर्व होना चाहिए कि हां, मैं आदिवासी हूं। इस बात को हम सबको समझना चाहिए। हर टोटम का एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है, जो पुरखों से चली आ रही है। और पुरखों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी में संवाद करने की आवश्यकता हम सबकी है, हमारी जिम्मेदारी है। और एक चीज और आप जानते हैं कि सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है प्रकृति। आप लोग हरेली कितने लोग मनाए? यहां एक कार्यक्रम हुआ था, पेपर में देखा था, जबर हरेली कार्यक्रम हुआ था ना यहां पे भिलाई में। हरेली का जो त्योहार है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ मानव के लिए ही नहीं, पशुओं को भी हम जंगल से जड़ी बूटी ला करके सिंहारी पत्ता में चिपोट के खिलाते हैं। खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? आप लोग बताइए तब तो होगा। खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? जानते हैं ना इस बात को? नहीं जानते तो जानिए कि वास्तव में हमारे पास इतना ज्ञान है कि सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। उनके लिए भी हम दवाई ला रहे हैं। कहां से? जंगल से। जब जंगल रहेगा नहीं तो आपके लिए भी कुछ नहीं बचेगा और पशु पक्षियों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारा ज्ञान हमारे श्रुति साहित्य में है, हमारे पुरखों ने हमको दिया है। उन ज्ञान को हमको जानने की आवश्यकता है। ये ज्ञान है। पक्षी जब बोलते हैं तो उसकी भाषा को समझने की आवश्यकता है। आज पानी नहीं गिर रहा है, ये एक पक्षी है, उनका एक आवाज आप सुने होंगे, पो पक पक। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं ना? पो पक पक, पो पो पो, ऐसा आवाज सुने हैं आप लोग? आप लोग भिलाई में आके रह रहे हैं तो कहां से सुनेंगे? जब गांव में जाएंगे तो सुनेंगे। आपकी गलती नहीं है, हम जीवन यापन के लिए यहां पर आ गए हैं। लेकिन पुरखों का जो ज्ञान है उसको जानने की आवश्यकता है। ये पक्षी जब ऐसा कहती है पो पक पक, मतलब इस साल बारिश जो है खंड होने वाली है। और जब पो पो ऐसे करे तो किसान समझ जाते हैं कि बहुत अच्छा बारिश है और उस हिसाब से लोग अपने कृषि को आगे बढ़ाते हैं। तो इन ज्ञान को हमको समझने की आवश्यकता है। साथियों, आदिवासी जीवन को इसलिए समझने की आवश्यकता है क्योंकि आज समाज में जो वैमनस्यता, जो दुश्मनी, जो रंजिश फैल रही है वो हमारे अज्ञानता के कारण फैल रही है। आप सब जानते हैं कि हमारे में एक व्यवस्था है, विट्टे की व्यवस्था। विट्टे जानते हैं आप लोग? विट्टे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जिसमें किसी घर में जाकर के हमारे गांव के लोग सहयोग देते हैं, कभी हल जोतने के लिए या किसी और कार्य के लिए। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहा जाता होगा। तो ऐसे सहयोग की जो भावना है वो हमारे जीवन शैली में है और अन्य में नहीं है, वो भी बिना पैसे का। तो इतना बड़ा जो व्यवस्था है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इन व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। और जितने हमारी मातृशक्तियां हैं पीछे भी और आगे भी, आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब भी आप शादी जाएं, जब भी आप मरनी काम जाएं, जब भी आप छठी जाएं, हमारी भाभी नमिता जी बैठी हैं इधर, कहाँ है? नहीं दिख रही, हाँ उधर पीछे बैठी हैं। तो भाभी को हम बोल रहे हैं कि जब भी आप जाएं छठी और मरनी और शादी, तो चावल लेकर के जाइए। ये हमारे में व्यवस्था है कि जिस घर में भी काम हो रहा है उस घर को हम सहयोग दे रहे हैं, जिसको कहा जाता है गोंडी में सगा होड़ियाना, मतलब हम सगा नींग रहे हैं, अपने तरफ से आपको थोड़ा सा सहयोग दे रहा है। इतनी महान जो व्यवस्था है सहयोग देने का एक दूसरे का, कहां पर है? हमारे में है। लेकिन आज हम सिर्फ एक बैग लटका के शादी के पार्टी में चल देते हैं। किसने भूला उस व्यवस्था को? हमने उस व्यवस्था को कमजोर किया। तो इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, चाहे वो शादी हो, मरनी हो, चाहे जन्म छठी हो। इन बातों को हमको समझने की आवश्यकता है। साथियों, एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं कि आज जितने शुगर की बीमारी हो रही है वो हमारी नादानी के कारण हो रही है। हम लोग उस दवाई को नहीं जान पा रहे हैं कि आप जितने भी गांव से आए होंगे वो जानते हैं करू कांदा होता है। करू कांदा जानते हैं आप लोग? कितने लोग हाथ खड़े करें भाई?
इतने सारे लोग जानते हैं, पीछे वाले तो नहीं जानते होंगे, बहुत पहले जड़ को छोड़ चुके हैं, वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन अभी जड़ से जुड़े लोग हैं वो करू कांदा को जानते हैं। तो हम 1 माह तक लगातार राख में उबाल करके उस करू कांदा को खाते थे और पूरा जीवन शुगर बीमारी से मुक्त रहते थे। इतना बड़ा ज्ञान और कहां मिलेगा? इसलिए यूएनओ ने कहा कि आदिवासियों की जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। यह कहना पड़ा उनको इतने बड़े ज्ञान के कारण। आज आप कोदो खाना नहीं चाह रहे हैं, कोदो आप खाइए, शुगर बीमारी नहीं होगा। खा रहे हैं ना 120 रुपए किलो में खरीद करके। कुटकी का पेज पीजिए आप, लकवा नहीं होगा, वो गर्मी है। मड़िया आप पीजिए, मड़िया का पेज, वो ठंडकता है। इतना सारा चीज हमारे पुरखों ने हमको दिया। क्या पुरखों का ज्ञान को हमने आत्मसात किया? नहीं, हम तो पिज्जा और बर्गर की ओर चले गए ना, नहीं गए। हम खुद अपने जड़ को खोद रहे हैं। लेकिन हमारा जड़ क्या कहता है? स्वस्थ जीवन जीने के लिए वो सारा ज्ञान दे रहा है। आदिवासी दिवस के दिन शायद मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए, नाचने के लिए हमको अवसर देना चाहिए। क्यों कि करना चाहिए? यदि आप लोग अनुमति दें तो और मैं बोलूंगा। आज सरकार मिलेट्स की बात कर रही है ना, लेकिन मैं कोदो बोल देता हूं, नंबर कट जाता है। तो मिलेट्स बोलिए, मिलेट्स खाइए, वो हमारा ऊर्जा का स्रोत है। तो आदिवासी जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि आज हम सब लोग जिस समाज की कल्पना करते हैं, क्या वास्तव में उस समाज को हम बना पा रहे हैं? क्या नहीं बना पा रहे हैं। आज अलग अलग क्षेत्र में हम जा रहे हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की बात नहीं मान रहा है। लेकिन आप जब आदिवासियत को समझेंगे उस दिन आपको समझ आएगा। अभी हमारी जो उद्घोषिका है उन्होंने कहा कि यादव जी आए हैं यहाँ, पार्षद किधर हैं? हाँ, यादव जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और कोई सिन्हा भी है, चले गए क्या? हाँ, तो मैं इसलिए उनका नाम यहाँ पर ले रहा हूं कि हमारी व्यवस्था से जुड़े लोग हैं। यदि किसी ने पशुपालन करना सिखाया, पहला व्यक्ति कि दूध को पीने के लिए सिखाया, तो वही लोग हैं जो हमारे व्यवस्था से जुड़े हैं। किसी ने यदि महुआ जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग करना सिखाया, तो कलार लोग हैं जो हमारे 12 भाई बानी बिरादरी में जुड़े हैं, जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। उनके सामान के बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता। होता है क्या? आपके घर दारू कहां से आएगा? हमारी व्यवस्था में चुक्की कहां से आएगा? चुक्की जानते हैं कि नहीं? कुम्हार के घर से आएगा ना। क्या कुम्हार के बिना हमारी व्यवस्था चल पाएगी? मौर कहां से आएगा? मरार के बिना हमारी व्यवस्था चल पाएगी क्या? नहीं ना। तो इतना सुंदर व्यवस्था हमारे पुरखों ने बनाया है। उस व्यवस्था को आज कौन लोग हैं जो छीन बीन कर रहे हैं, जो है इतने मजबूत व्यवस्था में वैमनस्यता फैला रहे हैं? ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। यही आदिवासियत कहलाता है कि हम सारे लोग बिना जाति बंधन के जीवन जिए। क्योंकि जब हम मंडा में बैठते हैं, पेन पुरखा में बैठते हैं, वहां किसी की जाति पूछी नहीं जाती। लाकांज की व्यवस्था होती है। जो लोग हम जानते हैं, जो देव का प्रसाद होता है जो हम खाते हैं, उसमें किसी की जाति नहीं पूछी जाती। उस वर्ग के जितने भी लोग हैं, उस टंडा के जितने भी लोग हैं, एक साथ बैठ करके उस लाकांज को खाते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इस भेदभाव की व्यवस्था को आखिर लाया कौन, हमको समझने की आवश्यकता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और हम सब लोगों को अपडेट रहना चाहिए। अपडेट रहना चाहिए कि टीवी में क्या दिख रहा है, पेपर में क्या छप रहा है, इन बातों को जानने की आवश्यकता हो। अभी आपने देखा होगा, यहां कोई नेताम है क्या? कहां है? अच्छा, ये सब नेताम लोग हैं और कोई उइके लोग हैं। हमारे मामा जी भी बैठे इधर, ढाल सिंह पातर जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुखदेव पातर जी के वंशज हैं। एक और हमारे नाना जी बैठे हैं, चूड़ामणि पात्र जी, 8 विषय में एमए है, वो पीछे में बैठे हैं, कवि हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि संविधान के साथ बात करना, मुझको समधी लोगों के साथ बात करना है। आप जो मैं बात बोलूंगा वो समधी लोगों के साथ है, बाकी लोगों के साथ कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बेटी मेरे को वहीं से ले जाना है, नेताम घर से और उई के घर से।
चलेगा ना, चलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग एक गीत सुने होंगे, कत्ते डहार के मानथस ना हमार गोंड गोंडवानी में चले आते। क्या समझे आप लोग? हमारे में ममा फूफू का चलता है, ठीक है ना, कि नहीं चलता? चलता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं 17/7/2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, अपडेट रहिए। एआई की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले अपने आप को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पुरखे बहुत पहले अपडेट हो चुके थे। आप लोगों को बता रहा हूं कि मोबाइल का आविष्कार आप लोगों को लगता होगा कि उन्होंने किया, उन्होंने नहीं किया, हमने किया। यदि कोई सिरहा होंगे यहां, कोई सिरहा है क्या? सिरहा है कोई? सो वाले नहीं है। जब वो झूपते हैं उतना समय आप देखेंगे ऐसा सो क्या कर रहे हैं वो? मोबाइल से हमारे पुरखे से बात कर रहे हैं उस समय से, और आप मोबाइल आज पकड़ रहे हैं। अपडेट रहिए, अपडेट रहने की जरूरत है। हमारे पुरखे बहुत पहले लैपटॉप का आविष्कार कर लिए थे, आप अभी पकड़ रहे हैं। कौन असभ्य है? कौन? हम, क्योंकि हमारे पुरखे ऐसे देखते थे, अल्ले बाबा सो सो सो। तो वो जो हमारा पुजारी है वो बताते थे कि हाँ आपको ये बीमारी है, आपने यहां गलती किया, बताते थे कि नहीं? देखे कि नहीं है इस व्यवस्था को? देखे है ना? तो कौन थे एआई वाले लोग? हमारे लोग, जिन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया, जिन्होंने लैपटॉप का आविष्कार किया, और आज हम पकड़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम सभ्य लोग हैं। क्या हम लोग हैं? हम लोग बहुत पीछे हैं भाई। इसलिए उस पारंपरिक ज्ञान को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता रहा हूं सभ्य होने का दोहरा पैमाना। बताऊं, नाराज तो नहीं होंगे ना? हमारे पुरखे पहले पत्ता में पोंछते थे, नहीं पोंछते थे? आप लोगों ने क्या कहा उनको? ये लोग असभ्य हैं। आज आप कागज में पोंछ रहे हैं। आप कौन हैं? कौन लोग हैं? हमने उस समय पत्ता में पोंछ दिया क्योंकि पानी को पवित्र माना होगा ना। आज हम कागज में पोंछ रहे हैं। कागज फट गया तो आप देख लीजिए, अपना अपना देखना है, अपने को कोई मतलब नहीं है। असभ्य कौन है? सभ्यता और सभ्य होने का दोहरा पैमाना हमको नहीं चाहिए। यही बात आदिवासियों के साथ लगातार हो रही है कि हमारे साथ दोहरा पैमाना अपनाया जा रहा है। एक जमाना था जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, हम कम कपड़ा पहनते थे, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। आज जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कपड़ा है, पर्याप्त पैसा है, नंगे घूम रहे हैं। कौन असभ्य है? अपने बदन को दिखा रहे हैं। कौन असभ्य है? असभ्य और सभ्यता का जो पैमाना है उसमें दोहरा और दोगला नीति नहीं चाहिए, पैमाना एक होना चाहिए। आखिर असभ्य कौन है? हमने तो आज सुविधा और अभाव में ये जीवन जिया है, मजबूरी में जिया है, शौक से नहीं जिया है। लेकिन शौक से जो अपना बदन दिखा रहे हैं, जो नंगा होने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग असभ्य हैं। इस बात को हम सबको बताने की आवश्यकता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं और मैं अपडेट होने के लिए इसलिए बोल रहा था कि हमारे समाज में बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं है। इस मंच से बोल रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो संपत्ति है अपने मामा और फूफू के घर में पहले से है 100 एकड़, नहीं है क्या? क्योंकि हमारा पहला अधिकार कहां पर है? मामा और फूफू के घर में। इसलिए हमारे में बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं है। इस बात को प्रमुखता के साथ मंचों में रखने की आवश्यकता है। आज एक केस आया सूरजपुर का, आप लोगों को जानना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन वो गलत तरीके से दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में उस केस को, क्योंकि सोरी का भतीजा टेकाम नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? एक फर्जीवाड़ा करके उसमें संपत्ति का अधिकार मांगा गया है। आप सब लोग पढ़िए हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं ना कि बेटियों को पूरा घर का अधिकार है, उस घर का, समझ रहे हैं ना। इसलिए गीत गाया मैं, उस गीत में यही भाव छुपा हुआ है। जब किसी दूल्हे का शादी होता है और उसकी बहन नहीं रहती तो उसका जो कर्जा है वो भरता नहीं है। तब वो दूल्हा रो करके कहता है कि भाई मेरा कर्जा भरो बहन, कोई तो भर दो। तब वो बहन कहती है कि मैं भरूंगी, लेकिन उसका बनी क्या दोगे? बनी समझ रहे हैं ना, है ना? कितना पैसा दोगे, कितना रोजी दोगे? तब वो बहन कहती है कि मुझे कोई बनी की आवश्यकता नहीं है, बस जब भी मैं आपके घर में आऊं
प्रेम के 2 बोल और 1 लोटा पानी चाहिए। ये मेरा संपत्ति है, आपका प्रेम मेरा संपत्ति है। ये जो आपका पैतृक संपत्ति उसमें मेरा लालच नहीं है। यदि इस गीत को आप सुनेंगे और जिसके बहन नहीं है वो रो डालेंगे, लेकिन गोंडी को समझना पड़ेगा। इतना गहरा ज्ञान हमारे गीतों में है, हमारी व्यवस्थाओं में है। और आप सब जानते हैं जब आदिवासियों के घर में बेटी का जन्म होता है, मतलब पैसा की जरूरत नहीं है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये आयोजन समिति दे दे, चलो चलिए। मोर बात ना धरे के जरूरत है, पैसा की जरूरत नहीं है। पैसा तो आप मत देहो छे, आपके लड़का हो तो पैसा देहो छे ना। कि बेटी के जब जन्म होते हैं आदिवासियों के घर में, तो जो बाप है वो सबसे ज्यादा खुश होता है और बाकी लोग रोते होंगे कि कहां हैगा कि बेटी जन्म आ गई, अब इसके लिए दहेज का जुगाड़ करना पड़ेगा। हमारे में ऐसा नहीं है। बेटी के जन्म होने पर वो बाप छाती ठोक के कहता है कि मोर घर बेटी आई, और ये मन रेखा है। और ये बेटी के लिए इसलिए इतना खुशी होता है कि बेटा 2 कुल को जोड़ नहीं सकता कभी भी, लेकिन बेटियां 2 कुल को जोड़ने वाली है, इसलिए हमारी अभिमान है। इसलिए एक बाप बेटी के जन्म होने पर पूरे पारा मोहल्ले में खुशी मनाता है कि मोर घर बेटी आई, मोर घर बेटी आई। ये आदिवासी जीवनचर्या है, जीवन शैली है, यही आदिवासियत है। इस आदिवासियत को अपने अंदर बना करके रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे में बेटी और बेटा में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए आदिवासी समाज में लिंगानुपात ज्यादा है। किसमें? बेटियों का ज्यादा है, बेटों का संख्या कम है। आप देख लीजिए, पढ़ने वाले लोग हैं तो समझेंगे कि आदिवासियों में लड़कियों की जो संख्या है वो ज्यादा है, और आदिवासियों में भ्रूण हत्या नहीं है, और नारियों का जो महत्व है डोकरा खोली तक है। क्यों माता लोग, है ना? डोकरा खोली में भी आपका अधिकार है, बाकी लोग नहीं घुसते होंगे, लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बहू माई घर में घुसती हैं, वहां तक अधिकार है। एक और बात कि बाकी लोग शमशान घाट तक नहीं जाते पति के साथ, जाते हैं क्या? हिंदी में एक गाना है, 7 फेरों के 7 वचन, ऐसा गीत है ना, नहीं गाते हैं कि आपका जो 7 फेरा है वो 7 वचन मैं निभाऊंगी, लेकिन जब अंतिम फेरा पड़ता है कहां पर? शमशान घाट में, वहां पर हमारी पत्नी नहीं रहती ना। कहां होता है ऐसा? लेकिन आदिवासियों में हमारी जो पत्नियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो शमशान घाट में भी अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ घूमती हैं। ये साहस है, ये बराबरी का हक है। नहीं तो बाकी लोग तो अब उसके पति को कहीं भी फेंक के आ जाएंगे ना, नहीं फेंकेंगे, लेकिन वो पत्नियां, वो बेटियां शमशान घाट में भी अपने पति के साथ आखिरी दम तक घूमती हैं। यही 7 फेरों का 7 वचन है। आप लोग निभाते हैं नहीं निभाते मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं देखा हूं कि हमारी जो बेटियां हैं वो निभाती हैं। यह महानता को समझने की आवश्यकता है इस दिवस के अवसर पर। तब तो हमारा पारंपरिक ज्ञान जिंदा रहेगा, तब तो पूरे विश्व के जो इंडिजिनियस लोग हैं उनकी व्यवस्थाएं जिंदा रहेंगी, उनकी जीवनचर्या को लोग अपनाएंगे। साथियों, हमारे में दहेज की भी व्यवस्था नहीं है। जो ज्यादा पैसा वाले लोग हैं वो देते होंगे, अलग बात है। हमारे में सुख सत्ता की व्यवस्था है, जिसमें बाप को सुख रुपया दिया जाता है दूल्हा के बाप के द्वारा कि इतने दिनों तक आपने अपनी बेटियों को पाला है तो ये 7 रुपया 14 रुपए। ये व्यवस्था है कि नहीं है? जानते हैं तो बोलिए ना, तब तो होगा। आप सहभागी बनिए कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है ना। अब सारा चीज तो आप लोग जानते हैं, तो और कितना क्या बताऊं मैं। लेकिन इस मंच के साथ मैं एक बात साझा करना चाह रहा हूं, और जब भी आपको ऐसा अवसर मिले तो इस बात को आपको रखना पड़ेगा सरकार के पास कि आज हमारी जो पहचान है, जल जंगल जमीन 3, और तीनों चीज छीनी जा रही है। तो जमीन बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन से हमारा पहचान है। और आज हमारे साथ एक विडंबना है कि हमारे नाम पर गैर आदिवासी जो लोग हैं, सब लोग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ जो चालाक लोग हैं वो हमारे नाम पर जमीन ले रहे हैं आदिवासियों की। तो यदि हमारे पास जमीन नहीं रहेगा तो हम जिएंगे कैसा? अभी धलेंद्र जी बहुत अच्छा बात कह रहे थे कि हमारे पास भिलाई में जमीन नहीं है, तो कार्यक्रम करेंगे कहां? ये तो सिर्फ कार्यक्रम की बात है, लेकिन जीने के लिए हमको जमीन की आवश्यकता है। हमारे अस्तित्व के बचाने के लिए जमीन की आवश्यकता है, तो जमीन को बचाना जरूरी है। और बहुत सारे लोग छल कपट करके हमारे जमीन को लूट रहे हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार से एक मांग होनी चाहिए हम सब लोगों की ओर से कि छत्तीसगढ़ में
भू माफिया नियंत्रण अधिनियम बनाया जाए ताकि आदिवासियों की जो जमीन है वो सुरक्षित रह सके और हम अपने अस्तित्व की लड़ाई बार बार किसी मंच में ना करें, क्योंकि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन की है। इसलिए जमीन को आप बचाइए, आपका जमीर बचेगा, आपका अस्तित्व बचेगा। हमको मजबूत होने की जरूरत है, हमको व्यवस्था करने की जरूरत है कि हम अपने लोगों को कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको शिक्षित करें, कैसे उनको शिक्षा दें, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, उस पर भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन भिलाई तकनीकी शहर है, तकनीकी शहर है कि नहीं है? सब तकनीकी लोग यहां रह रहे हैं, लेकिन क्या हम तकनीकी शिक्षा दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। जो जनसंख्या है उसके अनुपात पर तकनीकी संस्थाएं हमारे पास नहीं है। भीड़ में लोग सीखेंगे क्या? कुछ सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आज भी तकनीकी संस्थाओं में कोई नया आविष्कार नहीं हो रहा है। जो पुराना ढर रहा है, जो पुराना आविष्कार है, उसी को लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने कोई आविष्कार क्या क्या नहीं किया, तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे? भाषण देने से विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? हम उस तकनीक को अपनाना पड़ेगा। तकनीकी संस्थाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, तब हमारे बच्चे कुछ नया शोध करेंगे और इस देश को मजबूत बनाएंगे, विकसित करेंगे और विश्व गुरु के शिखर पर पहुंचाएंगे। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा। नाचने के साथ साथ, गाने के साथ साथ हमारी जो व्यवस्था है उसको समझने की आवश्यकता है। और हम चाहे जितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसको मजबूती के साथ पकड़ करके रखें। जिस दिन हम अपना जमीन, अपना जड़ खो देंगे, उस दिन हमको कोई पूछने वाला नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाला कोई नहीं रहेगा। रहेगा क्या? क्यों हम मना रहे हैं? क्योंकि हमारा एक अस्तित्व है, एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए हमको यह दिन दिया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। यदि हम दूसरों से अलग हैं तो हमारा पहचान भी अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना? आप तो बोल नहीं रहे तो कैसे होगा? क्योंकि आदिवासी पढ़ने में पीछे है, बोलने में पीछे है, तो कौन बात सुनेगा? कोई सुनेगा क्या? आप बोलिए, आपका पहचान दूसरों से अलग है कि नहीं है? अलग है कि नहीं है? तो आपको अलग कॉलम चाहिए कि नहीं चाहिए? अलग कोड चाहिए कि नहीं चाहिए? जब हमारी सारी व्यवस्थाएं अलग है तो हमारा एक अलग कोड भी होना चाहिए, हमारे कॉलम भी अलग होना चाहिए। लेकिन ऐसा मूक बधिर रहेंगे तो हमको कोई देने वाला नहीं है। आज जिनको हमने चुन करके भेजा है, हमारा प्रतिनिधित्व बनाया है, क्या वो संसद में बोले? क्या विधानसभा में उन्होंने अपनी बात रखी? नहीं रखी। ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। हमारे जमीन को बचाने के लिए आवाज उठाना चाहिए, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए आवाज उठाना चाहिए, पलायन के लिए आवाज उठाना चाहिए, विस्थापन के लिए आवाज उठाना चाहिए, हसदेव के लिए बात उठाना चाहिए। लेकिन नहीं। कौन है हमारे जनप्रतिनिधि? किसको हमने चुना है? इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो बस्तर से आए हैं, और बस्तर के लोग और कितना बोलेंगे, इतना ही बोल सकते हैं। बाकी आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। लड़ाई हमारी है, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, और लड़ाई हम सबकी है, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप लोग बोलेंगे कि ये जो पहचान की लड़ाई है, ये जो अस्तित्व की लड़ाई है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी लड़ाई है, उस दिन हम अच्छा से लड़ पाएंगे। हम सब लोगों की लड़ाई बोलने से कुछ नहीं होगा। साथियों, अभी राणा साहब बोल रहे थे कि आदिवासियों को बहुत सारा गुट है, कैसे करेंगे लड़ी? क्यों साहब? जब हमारा बहुत सारा गुट रहेगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने राणा साहब को कहा कि आदिवासी समाज पूरे छत्तीसगढ़ में बहुलता वाला समाज है, लेकिन कोई अपने दम पे राज्यसभा सरकार सांसद बना पाए क्या? किसी सरकार को, किसी पार्टी को? नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं है ना। जी सर, यस सर में जीवन बिता दिए हम लोग, है ना। तो आदिवासी समाज को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा, चाहे जिस भी पार्टी में रहें आप। मैं फिर राजनीति की बात कर रहा हूं। आप लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े होंगे, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि वोट तो दे रहे हैं ना आप लोग। नहीं दे रहे हैं क्या? वोट दे रहे हैं मतलब आप उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो आप राजनीति से दूर नहीं हो सकते। लेकिन राजनीति को थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ कीजिए। रंजिश नहीं है राजनीति। राजनीतिक दल लोकतंत्र की खूबसूरती है, उस खूबसूरती को पहचानिए। लेकिन हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि ये इस पार्टी में, उस पार्टी में है। राजनीति को समझने की आवश्यकता है। आप अलग अलग पार्टियों में रहें, लेकिन जब हमारा मुद्दा आता है तो उस समय हम सबको एक होने की जरूरत है। जब अलग अलग भागों में बटे रहेंगे तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आप सबने मुझे मौका दिया और मुझे सुना। अब इस बात को आप कितना मानेंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो बोल के जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार।